व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हार्ट ब्रेक हाउस। ये एक ड्रामा है जो एक आयरिश राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। 1919 में इसे पब्लिश करवाया गया और 1920 में इसे पहली बार गैरिक थिएटर में प्ले किया गया। इस प्ले का सब टाइटल है अ फैंटेसिया इन द रशियन मैनर ऑन इंग्लिश थीम्स। चूंकि जी.बी. शॉ रशियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ख़ास तौर पर एक रशियन ऑथर एंटन चेकोव से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। एंटन चेकोव का एक फेमस प्ले है द चेरी ऑर्चर्ड। इसमें वो सोशल क्लासेस को क्रिटिसाइज करते हैं, अपर क्लास के डाउनफॉल को बयान करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंटन चेकोव से इंस्पायर होकर जी.बी. शॉ ने ये ड्रामा लिखा और रशियन स्टाइल को अडॉप्ट करके इंग्लिश सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया। जी.बी. शॉ ने ख़ास तौर पर अपर क्लास को क्रिटिसाइज किया कि किस तरह वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। उनकी बहुत शैलो कंसर्न्स होती हैं। वो घर, गाड़ी और अच्छे कपड़े पहनने के ही ख्याल में रहते हैं। अपर क्लास को इस बात का एहसास नहीं होता कि आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी किस तरह से बदल रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। वो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में मस्त रहते हैं। क्योंकि ये प्ले 1919 में लिखा गया, यानी जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी, तो वर्ल्ड वार 1 ने बहुत तबाही की, लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। लेकिन जी.बी. शॉ अपने इस प्ले में अपर क्लास को दिखाते हैं कि अपर क्लास को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके आसपास कौन से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। उन्हें अपने आसपास होने वाले डेंजर्स का कोई पता नहीं था। वो सिर्फ अपनी दुनिया में मगन थे। जी.बी. शॉ अपर क्लास की प्रॉब्लम्स और अपर क्लास की शैलो कंसर्न्स को दिखाते हुए उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। इस प्ले की सेटिंग वर्ल्ड वार 1 से थोड़ा पहले के टाइम की भी है, जब एडवर्डियन इरा था, यानी जब एडवर्ड 7 इंग्लैंड का राजा था। एडवर्ड 7 1901 से 1910 तक इंग्लैंड का राजा रहा। इसके टाइम पीरियड में बहुत सख्त किस्म का क्लास स्ट्रक्चर था, यानी सोसाइटी अपर, मिडिल और लोअर क्लासेस में डिवाइड थी। अपर क्लास के पास बहुत पैसा था, अपर क्लास स्टेबल थी और इंजॉय कर रही थी। लेकिन वर्किंग क्लास को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी। ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज में लोग बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी.बी. शॉ एक सोशलिस्ट था और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता था। बिल्कुल इसी तरह अपने इस प्ले में भी वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है, अपर क्लास को क्रिटिसाइज करता है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को हाईलाइट करता है। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं और देखते हैं कि जी.बी. शॉ किस तरह से अपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। प्ले शुरू होता है एली डन से। एली डन इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। ये मैजिनी डन की बेटी है। इसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। इसके फियोंसी का नाम है बॉस मैंगन। एली अपने फादर और फियोंसी के साथ कैप्टन शॉर्टओवर के घर पार्टी में जाती है। कैप्टन शॉर्टओवर की 2 बेटियां हैं। इसकी बड़ी बेटी का नाम है हीयन हशबाय और हीयन ने ही एली और उसकी फैमिली को पार्टी में इनवाइट किया है। कैप्टन शॉर्टओवर इसेंट्रिक है, यानी इसके मैनर्स और इसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। ये एक रिटायर्ड सीफर है, यानी ये एक सेलर था, सी में ट्रैवल करता था। इनका घर भी एक शिप की तरह बना हुआ है जहां इन्होंने पार्टी रखी हुई है। अब एली और उसकी फैमिली इनके घर आती है, लेकिन एली देखती है कि इन्हें कोई भी वेलकम नहीं करता, किसी तरह की ग्रीटिंग्स नहीं होती। तो एली एक तरफ बैठ जाती है और विलियम शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर वहाँ सर्वेंट आती है, यानी मुलाजिमा आती है, जिसका नाम है नर्स गिनिस। वो देखती है कि बाकी मेहमानों के आने से पहले ही एली सो रही है। फिर वहाँ लेडी अटरवुड आती है। लेडी अटरवुड कैप्टन शॉर्टओवर की छोटी बेटी है और ये 23 ईयर्स बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है। इसे कोई भी नहीं पहचान पाता, यहाँ तक कि इसके फादर यानी कैप्टन शॉर्टओवर भी इसको नहीं पहचान पाते।
अब हियन हैशबे ने एली और उसकी फैमिली को इसलिए पार्टी में बुलाया था ताकि वो एली से बात कर सके और उसे कह सके कि वो मेगन से शादी ना करे। वो एली से कहती है कि तुम मेगन से शादी ना करना, बल्कि तुम उसी से शादी करना जिससे तुम प्यार करती हो। मेगन एक मिलियनेयर है, यानी बहुत पैसे वाला है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंगेजमेंट से पहले ही ये एली के फादर का भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। एक्चुअली मेगन ने डन को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, लेकिन डन कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सके थे। 2 साल बाद ही उनका बिजनेस डूब गया, यानी ख़त्म हो गया। तो फिर मेगन ने डन को अपने पास एज अ मैनेजर हायर कर लिया और फिर इस तरह एली और मेगन की इंगेजमेंट हो जाती है। एली को लगता था कि मेगन बहुत पैसे वाला है, लेकिन मिसिज हैशबे से बात करते हुए एली बताती है कि वो एक और आदमी से प्यार करती है जिसका नाम है मार्कस डार्नली। अभी वो दोनों ये बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से मिसिज हैशबे के हस्बैंड आ जाते हैं जिनका नाम था हेक्टर। हेक्टर को देखकर एली बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिससे एली प्यार करती थी। ये मार्कस डार्नली था, यानी ये हेक्टर ही मार्कस डार्नली था। ये डुअल रोल प्ले कर रहा था। एक तरफ ये हेक्टर हियन हैशबे का हस्बैंड था, लेकिन दूसरी तरफ ये मार्कस डार्नली बनकर एली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। एली जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसका दिल टूट जाता है, यानी हार्ट ब्रेक होता है कि हेक्टर ने उसे धोखा दिया है, मार्कस डार्नली बनकर उसे चीट किया है। फिर हेक्टर लेडी अटरवुड से मिलता है तो वो लेडी अटरवुड से प्यार करने लगता है। फिर डिनर के बाद मेगन अपना राज बताता है कि उसने एली के फादर को नुकसान पहुंचाया, जानबूझकर एली के फादर को कर्जा दिया, जबकि उसको पता था कि एली के फादर इस बिजनेस में फेल होंगे, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर कर्जा दिया और उन्हें फेल होने दिया क्योंकि इस तरह मेगन का अपना फ़ायदा हो रहा था। ये सब कुछ सुनने के बाद भी एली कहती है कि वो मेगन से ही शादी करेगी, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन मेगन अब मिसिज हैशबे से प्यार करता है और एली एक्चुअली हेक्टर से प्यार करती है जो मार्कस डार्नले बनकर उसे चीट कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेगन सबको अपनी असलियत बताता है कि उसके पास खुद का पैसा बहुत थोड़ा है, वो कोई मिलियनेयर नहीं है। तो एली कहती है कि वो मेगन से शादी नहीं करेगी, बल्कि वो कैप्टन शॉर्टओवर से शादी करने को कहती है। इस तरह एली और कैप्टन शॉर्टओवर की शादी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद धमाके होते हैं, बॉम्बिंग होती है, पास के एक टाउन में बॉम्ब गिरता है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स इसको इग्नोर कर देते हैं और अपनी लाइफ और अपनी प्रॉब्लम्स में मसरूफ़ रहते हैं। फिर नर्स गनीस उन्हें छुपने को कहती है। हेक्टर पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देता है और सब लोग छुप जाते हैं। फिर जब ये आवाज़ें बंद होती हैं तो एली बाहर आती है, बहुत ज़्यादा मायूस होती है, डिसअपॉइंटेड होती है और इस घर को नाम देती है द हार्ट ब्रेक हाउस, क्योंकि ये शिप की तरह का घर डूब रहा था। यहाँ के रहने वाले लोगों के दरमियान कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जीबी शॉ ने भी इस प्ले का टाइटल हार्ट ब्रेक हाउस रखा। यहाँ पे ही ये प्ले एंड होता है। अगर इसके थीम्स की बात करें तो हमें मॉरल डिके नज़र आता है, यानी लोगों के पास कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं थी, वो सेल्फिश थे। जैसे मेगन अपने फ़ायदे के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए डन को नुकसान पहुँचाता है, डन को कर्जा देता है। यहाँ तक कि प्ले के कैरेक्टर्स वॉर को भी इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ हमें एक और थीम मिलता है इन डिफरेंस टू वॉर। फिर है द इल्यूजन ऑफ रोमांस, यानी किस तरह रोमांस और मैरिज को सोशल एडवांसमेंट और पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी हमने देखा कि प्ले में एली की यही कोशिश थी कि वो एक वेल्दी, एक पैसे वाले आदमी से शादी करे और फाइनली उसने कैप्टन शॉर्टओवर से शादी की जो पैसे वाला था। इसके अलावा हमें ब्रिटिश अपर क्लास का डिक्लाइन नज़र आता है कि किस तरह से उनका डाउनफॉल हो रहा था। इस तरह ये प्ले अपर क्लास पर एक सटायर है
इसमें अपर क्लास को क्रिटिसाइज़ किया गया है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।